हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही और आज हम 13 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखेंगे। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पर्टिकुलर न्यूज़ सेशन में हम ये देखते हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस में कैसे हम न्यूज़ पढ़ के इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। फूड प्राइसेस स्पर इन्फ्लेशन टू 6.2%। तो दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है और कुछ स्टैटिक टॉपिक भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि जो न्यूज़ है हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है एक कंसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस। जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उनका बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। हम एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर जितना भी प्राइस में राइज हुआ है वो हम इन्फ्लेशन मानते हैं। तो जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है आरबीआई के अकॉर्डिंग वो 4% ±2% थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है। क्या है? इतना ये एक रेंज है जो कि एक्सेप्टेबल है आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये थी और अगले महीने वो 104 रुपये हो जाती है तो हम मानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, 4% था। तो वैसे ही ये जो रेंज है ये आपको ध्यान रखनी है आरबीआई की मेनली। लेकिन जो इन्फ्लेशन हमने देखा है पिछले महीने वो 6.2% पहुंच गया। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि जो 6.2% है वो फूड प्राइसेस के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ये जो राइज है ना 6.2% का, ये इतना होता भी नहीं अगर फूड प्राइसेस नॉर्मल होती। बट ये पूरा का पूरा जो इन्फ्लेशन बढ़ा है इसका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फूड इन्फ्लेशन को जाती है। तो 10.9% स्पाइक इन फूड प्राइसेस, मतलब ऑलमोस्ट 11% जो फूड इन्फ्लेशन था। जो फूड प्राइसेस है वो पिछले महीने के कंपैरिजन में 11% बढ़ गई। और क्योंकि जो जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तब उसमें सिर्फ फूड नहीं होता, उसमें फ्यूल होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फूड उसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है। तो फूड 11% बढ़ा, तब जाके जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 6.2% बढ़ गया। दैट मीन्स फूड ही पूरे इन्फ्लेशन को ऊपर पुल कर रहा है और ये 14th मंथ हाई पर पहुंच गया। ये जो डेटा है ना ये वाला, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है और ये नंबर्स आपके दिमाग में रहने चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ताकि अगले महीने आप कोई न्यूज़ पढ़ो तब आप रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कि इंडियन इकोनॉमी का जो मैक्रो सेक्टर है वो कैसे दिखता है। इसलिए ये जो डेटा यहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे प्रीलिम्स में, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और फूड के अंदर भी जो वेजिटेबल्स हैं एंड एडिबल ऑयल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पुल किया है इन्फ्लेशन को ऊपर। वेजिटेबल्स जो सब्जियां हो गई और एडिबल ऑयल जो कि ऐसा ऑयल है जो कि हम वेजिटेबल ऑयल हो गया जिसको कंज्यूम करा जा सकता है, जैसे आमंड ऑयल, सरसों का तेल, देन बादाम का तेल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अक्टूबर में जो प्राइस राइज हुआ है उसने आरबीआई की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया है। ऑब्वियसली मैंने क्या कहा है, आरबीआई की लिमिट क्या है, 4% ±2%। मतलब 2% से लेके 6% तक ये आरबीआई की लिमिट है और इसको डेफिनेटली क्रॉस कर दिया है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फूड इन्फ्लेशन। देखो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ भी गया तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फूड के कारण। और देखो, जो फूड इन्फ्लेशन की, जब भी फूड इन्फ्लेशन आता है और फूड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो प्रॉब्लम पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रिच पीपल फिर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव फूड अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन पुअर पीपल का जो फूड अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है और उनकी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा एक झटका लगता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो रूरल इंडिया है उसका 6.7% ओवरऑल इन्फ्लेशन था और अर्बन इंडिया का इन्फ्लेशन 5.6% तक था। ये डेटा आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक कंपैरिजन था कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन था वो रूरल इंडिया का अर्बन इंडिया से ज़्यादा था। ये आपको ध्यान रखनी है। एंड जो आरबीआई है वो सोच रहा था कि दिसंबर में वो रेट कट करेंगे, बट अब शायद ऐसा ना हो। अब ये रेट कट का क्या मतलब है, ये बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा ही एक स्टैटिक का टॉपिक आ जाता है। एक्चुअली ये होता है कि आरबीआई कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लोन देते हैं और यही बैंक्स हम जैसे लोगों को, नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, उनको लोन देते हैं ये बैंक्स। ठीक है? तो अगर इंटरेस्ट रेट कट कर दिया गया तो मतलब आरबीआई जो लोन देगा ना बैंक्स को वो काफ़ी सस्ता होगा, बहुत ही चीप लोन मिल जाएगा बैंक्स को। और अगर बैंक्स को ही काफ़ी सस्ता लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो वो भी ये सस्ता लोन सिटीजन्स को देंगे। तो ओवरऑल हम जैसे जो लोग हैं, नॉर्मल लोग, हमारे पास जो लोन की अवेलेबिलिटी है वो सस्ती हो जाएगी।
मतलब किसी को लोन लेना है तो वो बहुत ईजिली उसको लोन मिल जाएगा, सिंपल सी बात ये है। तो लोगों के पास अगर लोन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी तो लोगों के पास हाथ में जो उनके पास कैश है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर लोगों के पास कैश बढ़ेगा तो लोग उस कैश को लेके मार्केट में खरीदने जाएंगे, तो मतलब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और बढ़ जाएगी। लेकिन हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो अगर आरबीआई रेट कट कर देगी तो प्राइस और बढ़ सकती है इस साइकिल के कारण। तो दिसंबर में जो उनका एम था प्राइस कट करने का वो शायद ना हो पाए। रूरल फूड प्राइसेस जो है वो 11% के अराउंड थी, और अर्बन फूड प्राइसेस भी 11% के अराउंड है। अगेन ये नंबर आपको ध्यान नहीं रखने, बट आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो समवेयर अराउंड 11% है। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए इन जनरल, ठीक है। फिर कोर इन्फ्लेशन ऑल्सो हैज़ द अपवर्ड बायस with personal care products showing the higher inflation inputs, input costs are transparent. कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और एनर्जी को हटा देते हैं। एक्चुअली अभी हमने क्या देखा कि जो फूड इन्फ्लेशन है ना वो 11% के अराउंड है, और वैसे ही जो फ्यूल है जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो फूड और फ्यूल इन दोनों की प्राइसेस ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। लेकिन क्या इन्फ्लेशन में हम सिर्फ फूड और फ्यूल को देखते हैं? नहीं, मुझे तो ये देखना है कि भाई कार्स की प्राइस में कितना इन्फ्लेशन है, और मुझे सपोज ये देखना है कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं या मेडिसिन हैं उनकी प्राइस में कितना इन्फ्लेशन है। तो अगर मैं एक इन्फ्लेशन के फिगर को देखूं, जो ओवरऑल टोटल इन्फ्लेशन होता है, वो नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि फूड और फ्यूल बहुत ज़्यादा इस इन्फ्लेशन को ऊपर खींच देते हैं। तो मुझे अगर एक्चुअली जानना है कि भाई जेन्युइनली इन्फ्लेशन कितना है, तो मैं उन चीज़ों को हटा दूंगा इस कैलकुलेशन से जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। तो इसलिए मैंने फूड और फ्यूल को निकाल दिया। तो अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बची हुई है ना, उसमें वो चीज़ें हैं जिसमें इन्फ्लेशन है तो सही, बट इतना भी नहीं है कि वो पूरे इंडेक्स को ही पढ़ने के लिए लाइक उसकी यूटिलिटी खत्म कर दे। इसलिए फूड और एनर्जी को हम निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन में भी थोड़ा बहुत राइज आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कोर इन्फ्लेशन में एक अपवर्ड बायस है, ऑब्वियसली क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट शोइंग हायर इन्फ्लेशन एज द इनपुट कॉस्ट्स आर ट्रांसपेरेंट। तो कोई चीज़, जैसे हर चीज़ की इन्फ्लेशन है ना, हर जगह पूरी सप्लाई चेन में इन्फ्लेशन है। तो सपोज मैं एक मैंगो ड्रिंक बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक मैंगो ड्रिंक बनाई, लेकिन जो मैंगो मैं खरीदूंगा मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए मेरी इंडस्ट्री में, उस मैंगो की प्राइस ज़्यादा है, तो जो मैं मैंगो ड्रिंक बनाऊंगा ना उसकी भी प्राइस में ज़्यादा रखूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने ही मैंगो बहुत ही महंगे खरीदे थे। तो जो कंज्यूमर था, जो मेरी मैंगो ड्रिंक खरीद रहा था, ऑब्वियसली उसको भी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये ट्रांसमिट होता रहता है पूरी सप्लाई चेन में, एक जगह से दूसरी जगह। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें इकोनॉमी के कीवर्ड्स थे। आई होप वो चीज़ें आपको समझ में आई हो। एक्चुअली इन कीवर्ड्स पे और इस टाइप की न्यूज़ पे फिल्म्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके पढ़ना ज़रूरी था। नेक्स्ट न्यूज़, लेपर्ड रेस्क्यूड आफ्टर अटैक डाइज एट बीटीआर। सो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो बीटीआर है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बहुत ही नेगेटिव रीजंस के कारण काफ़ी न्यूज़ में है, और इसलिए ये एक प्लेस इन न्यूज़ भी बन जाता है। इस पे बहुत बार पिछले बहुत सारे हिंदू एनालिसिस में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं, ये हमारा रिवीजन ही हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये देखा गया था कि 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी। इन 10 एलिफेंट्स की डेथ बहुत ही अननेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई थी। कुछ स्टडीज़ बोलती है कि वहाँ पे कोदो मिलेट था। मिलेट होता है मोटा अनाज, जैसे बाजरा, रागी, वैसे कोदो मिलेट भी एक होता है। तो कोदो मिलेट को खा के एलिफेंट्स की डेथ हो गई। अब ये एक प्रिलिमिनरी स्टडी है, इसकी कोई बहुत ही ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि यही हुआ है, बट उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और यहाँ पे देखा गया कि जो लेपर्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रखा था, और इवेंचुअली इस प्रोसेस में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इसी कारण से न्यूज़ में आ गया है। तो अब ये प्लेस इन न्यूज़ है, तो इसके बारे में 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं। पहली बात तो ये 1968 में डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है, और 1993 में ये टाइगर रिजर्व भी बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास और कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है क्या? हाँ बिल्कुल है। जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे पणपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप मध्य प्रदेश का पूरा मैप बनाओगे तो मध्य प्रदेश के थोड़े नॉर्दर्न पार्ट में है विंध्यन रेंज, और थोड़े से सर्दर्न पार्ट में है सतपुरा रेंज। यहाँ पे है विंध्यन रेंज, यहाँ है सतपुरा रेंज, और इसी के इस साइड
मतलब मध्य प्रदेश में थोड़े से ईस्टर्न साइड में ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर वेबसाइट पे भी जाओगे तो यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको पता होना चाहिए। इन सारी इंफॉर्मेशन से प्रीलिम्स में एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। डिबेटिंग द हेल्दी लॉन्जेविटी इनिशिएटिव, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल यहाँ पे मेंशन है। एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। अब ये ना अलग से ही, इवन दो ये एक एडिटोरियल है, ये जो यहाँ पे इसमें इंफॉर्मेशन मेंशन है, इसमें अलग से ही एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी या हेल्दी लॉन्जेविटी, ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। तो ऑप्शन में होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको लगेगा कि इसने रिलीज करी है, बट ऐसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है। तो ये आपको ध्यान रखना है अलग से, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपने पढ़ा नहीं है तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो द थिंग इज कि वर्ल्ड बैंक ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टडी पब्लिश करी है, एक रिपोर्ट निकाली है, एंड उसके अंदर कुछ बहुत ही बड़े क्लेम्स किए गए हैं। क्लेम्स ये हैं कि देखो क्या है, हमारे कंट्री के अंदर या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो एजेड लोग हैं या जो एल्डरली लोग हैं, उनकी डेथ का रीज़न क्या है, ठीक है। क्या उनकी डेथ नेचुरल रीजंस की तरफ से हो रही है या फिर कुछ और रीजंस हैं। तो स्टडी ये बोलती है कि ज़्यादातर जो एल्डरली है, वो जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया मिडिल इनकम कंट्री में आ जाती है। लेकिन जो LMIC है, यहाँ पे ये टर्म यूज़ करा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। LMIC मतलब लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो जो LMIC है, इसका मतलब हो गया कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उनके अंदर जो एल्डरली है, उनकी डेथ का कारण ज़्यादा से ज़्यादा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये कौन सी डिजीज़ है? जैसे डायबिटीज़, देन हाइपरटेंशन, उसके अलावा हायर ब्लड प्रेशर। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी और कुछ लंग्स रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है ना, ये कोई नेचुरल कॉज नहीं है डेथ का इन जनरल, एंड ये हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके कारण ये डिजीज़ हमें हो रही है। लंग्स की जो पल्मोनरी डिजीज़ है वो एयर पोल्यूशन के कारण है। जो डायबिटीज़ है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण है, जिसमें बॉडी का मूवमेंट बहुत ही कम होता है और पूरे दिन बैठे रहते हैं। और हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांस फैट्स खाने से, सैचुरेटेड फैट्स खाने से, और बेसिकली थोड़े से वो प्रोडक्ट्स खाने से जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं। तो बेसिकली अच्छा खाना ना खाने से ये प्रॉब्लम्स ही हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादातर, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द एल्डरली हु आर डाइंग इन LMIC कंट्रीज, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इनकी डेथ का कॉज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि मॉडर्न लाइफस्टाइल से हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। और स्पेशली क्योंकि इंडिया भी एक मिडिल इनकम कंट्री है, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो आपको ध्यान रखना है। एंड हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया है, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही सिंपल मतलब है कि जो पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन है, उसमें बदलाव। जो ओल्डर लोग हैं या एल्डरली जो लोग हैं, उनका जो नंबर है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हो रहा है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे कि ज़्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया है, और उनसे जो डेथ होती है वो LMICs में ही होती है, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल डेथ कॉज बाय LMIC इज लाइकली टू सर्च। तो बेसिकली ज़्यादातर जो पूरे वर्ल्ड में डेथ हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही हो रही है, और इनका जो नंबर है वो बढ़ने ही वाला है, ठीक है। ड्रिवन बाय दिस कंसर्न, WB या फिर वर्ल्ड बैंक report proposes a healthy longevity initiative which takes a life course approach. So basically वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हमें एक हेल्दी longevity इनिशिएटिव करना चाहिए। अब देखो, ये जो टर्म है ना, ये जो कीवर्ड है और ये जो सजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग में GS2 के अंदर जो हेल्थ का पोर्शन है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स चल रही हैं, उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनका जो कंक्लूजन होता है, वहाँ पे कभी कभी आपको सजेशन लिखने पड़ते हैं। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने जो सजेस्ट करा था हेल्दी लॉन्जेविटी इनिशिएटिव,
उसको इंडिया में किसी लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। ऐसा कोई भी आप सजेशन लिख सकते हो। तो उससे क्या है, एग्जामिनर को लगता है कि आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और ऐसे जो टर्म्स है इनको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो सजेशन लिखते टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये टर्म। और ये टर्म तो आपको इंटरव्यू में भी बोलना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सजेस्ट करा है। इस इनिशिएटिव में ये कोई एक सिंपल और ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव नहीं है। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत कॉम्प्लेक्स, एक सब्जेक्टिव इनिशिएटिव है, जिसमें सारे सेक्टर्स को कवर करने की बात की जा रही है। यहाँ पे तो ये भी बोला गया है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर जो करप्शन है उसको ख़त्म करा जाए, उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को बढ़ाया जाए, जो ओवरऑल पब्लिक स्पेस है उसको हेल्दी बनाया जाए, एयर पोल्यूशन को कम करा जाए, जो डाइट है हमारी उसको बैलेंस बनाया जाए और और ज़्यादा हेल्दी डाइट खाने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है कि जो इंसान खुद की पॉकेट से जाके अपना हेल्थ ट्रीटमेंट ले रहा है उसको कहते हैं हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो जितना कम हो उतना अच्छा। तो फिर पैसा का खर्चा उठा कौन रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को उठाना चाहिए हेल्थ के ट्रीटमेंट का खर्चा। और एक इंसान जितना कम अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करे हेल्थ के लिए उतना बेटर है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थी लॉन्जिविटी इनिशिएटिव के अंदर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर और भी बात की गई है कि देखो हमारी कंट्री में और ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, जो एवरेज एज है या फिर जो ओवरऑल जो जिसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो 70 के अराउंड है और वो बढ़ ही रही है कंसिस्टेंटली, वो बढ़े जा रही है, मतलब लोग ज़्यादा टाइम तक जी रहे हैं। तो जो एजिंग हमारी कंट्री में हो रही है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और जो एजिंग है उसको प्रोडक्टिव भी बनाना है। मतलब जो लोग एल्डरली हो रहे हैं वो बाकी यंगर जनरेशन पे बर्डन ना बने। एंड ये जो एल्डरली लोग हैं इनकी जो ओल्ड होने के बाद लाइफस्टाइल है वो डिटीरियोरेट या फिर ख़राब ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि एजिंग क्वालिटेटिव हो एंड वो प्रोडक्टिव भी हो। कि जो एजड लोग हैं ये अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, इनके पास हेल्थ सर्विसेज हो एंड ओवरऑल जो इनकी हेल्थ हो वो भी अच्छी हो। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा, कितना डाइवर्स एक इनिशिएटिव लॉन्च करने की सजेशन दे रहा है वर्ल्ड बैंक। ब्रीफली, हेल्दी लॉन्जेविटी एंटेल्स रिड्यूसिंग द अवॉइडेबल डेथ एंड सीरियस डिसेबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में जहाँ जहाँ ऐसी डेथ के कॉजेज हैं जो अवॉइड करे जा सकते हैं, जैसे जो डायबिटीज़ है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो एक ऐसी डायबिटीज़ है जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण होती है। अगर कोई इंसान थोड़ा ओबीस है, उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो ज़्यादा मूव नहीं करता, ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा है कि उस पर्सन को डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाए। तो देखो अगर वो इंसान स्टार्टिंग से ही हेल्दी खाना खाता है और जंक फूड्स को अवॉइड करेगा तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो गए। और डायबिटीज़ से डेथ भी तो हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये एक अवॉइडेबल डेथ है। तो जो डेथ अवॉइडेबल है उसको कम करना है बहुत ज़्यादा। और वो डिसेबिलिटी जो कि अवॉइड करी जा सकती है वो भी कम करने की ज़रूरत है पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। एंड जो फिजिकल, मेंटल और सोशल फंक्शनिंग है वो इंक्रीज करनी है। तो जो डेथ है उनको, अवॉइडेबल डेथ्स को कम करना है एंड जो सोशल, फिजिकल और मेंटल फंक्शनिंग है उनको इंप्रूव करना है। कैसे करना है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी एजिंग हो गई, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना, ये सारी चीज़ें करनी होगी। वेदर दिस इज फीजिबल इन LMIC इज डिबेटेबल। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि जितने भी मैंने अभी आपको लिस्ट करी थी इस चीज़ें कि वो इंडिया में पॉसिबल हो पाए। क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं या नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। जो ओल्डर पॉपुलेशन है इंडिया में करंटली वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, प्रीलिम्स में डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है एंड मेंस के लिए भी आपको ये डेटा ध्यान रखना है। एल्डरली पॉपुलेशन एक वल्नरेबल ग्रुप है, इसलिए इस पर क्वेश्चन GS1 में आ सकता है सोसाइटी के अंदर, हेल्थ के अंदर GS2 में आ सकता है एंड जो एल्डरली इकोनॉमी है या केयर इकोनॉमी है इसके ऊपर GS3 में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं भी आपको लिखना पड़ सकता है। जो सबसे ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है वो चाइना के अंदर है, 250 मिलियन, ये आपको ध्यान रखना है। Moreover, the average annual growth in the rate of older people is almost 3 times that of the overall population growth in India। मतलब इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ है ना उसका 3 गुना है ओल्डर पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो इंडिया में ना बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं और वो सारे के सारे कभी ना कभी ओल्ड तो होंगे ही ना। इंडिया में क्या हो रहा है, जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट
जो बर्थ रेट है इसमें जो इंक्रीज हो रहा था ये धीरे धीरे कम होने वाला है, ठीक है। तो जो नए नए लोग जो यंग हैं वो तो कम आ रहे हैं, उनका जो नंबर है वो फ्यूचर में डिक्रीज होगा। लेकिन जो यंग लोग हैं ये तो अभी बहुत सारे हैं ना, तो ये तो एक टाइम बाद सारे ओल्ड बन जाएंगे। तो जो यंग लोग हैं उनका नंबर धीरे धीरे फ्यूचर में कम होगा, और जो ओल्ड हैं उनका नंबर धीरे धीरे फ्यूचर में बढ़ेगा। तो इससे क्या है दैट ओवरऑल जो हमारी डेमोग्राफी कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रही है, एंड इसीलिए जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी उससे 3 गुना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है अडल्ट और सॉरी ओल्डर पॉपुलेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। द स्विफ्ट डिसेंट ऑफ द एल्डरली इन इंडिया इनटू एनसीडीज कुड हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज। देखो अब इससे प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्डरली की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, तो जो डिजीज़ बर्डन है वो काफ़ी बढ़ सकता है इंडिया के अंदर। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, अगर हम मतलब ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी के चलते और केयर के चलते हमें ओल्डर लोगों को की जो ओवरऑल क्वालिटी एजिंग है, प्रोडक्टिव एजिंग है, इसको इंश्योर करना ज़रूरी है। लेकिन क्या इसका कोई और कारण भी है कि हमें इनको अच्छे से इनकी जो एजिंग है उसको इम्प्रूव करें? और ये जो एल्डरली है ये एनसीडी के शिकार हो जाते हैं, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से शिकार हो जाते हैं। उस फिनोमेना को रोकने के या नहीं रोकने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? देखो नुकसान ये है कि जो फैमिलीज़ हैं वो इम्पोवरिश हो जाती हैं, क्योंकि कोई अगर एजेड इंसान को बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आ गई और वो अवॉइडेबल थी लेकिन वो आ गई, तो जो पैसे हैं फैमिली के, जो सेविंग्स हैं, वो सारे सारे सेविंग्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मोर्टैलिटी, जो डेथ रेट है वो बढ़ सकती है एल्डरली के अंदर। थर्ड, जो इन्वेस्टमेंट है सोसाइटी में वो कम होगा। अगर किसी की फैमिली में कोई ओल्डर पर्सन है जिसको वो डिजीज़ हो गई जो कि अवॉइडेबल थी, ठीक है, लेकिन वो लाइफस्टाइल डिजीज़ इस पर्सन को हो गई, तो सारा पैसा इनके खर्चे में और दवाई में जा रहा है, और ये जो पैसा था इसको इन्वेस्ट करा जा सकता था डिफरेंट एरियाज़ में। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो डिसेलरेट होना चालू हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि जो सोसाइटल और जो ह्यूमैनिटी एंगल है, इसके कारण तो हमें एल्डरली केयर को इम्प्रूव करना ही है, लेकिन इकोनॉमिक डिज़ास्टर से बचने के लिए भी हमें जो क्वालिटी एजिंग और प्रोडक्टिव एजिंग है इस पे फोकस करना होगा। वर्स, द गवर्नमेंट हैज़ टू डील साइमल्टेनियसली विद द रिस्क ऑफ फिस्कल बर्डन फॉर एनसीडीज एंड इन्फेक्शन डिजीज। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, और हमने क्या लिखा है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इंसानों का, नॉर्मल सिटीजन्स का, वो कम होना चाहिए, और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए लोगों को ट्रीटमेंट देने की। तो अगर नंबर ऑफ लोग जो बीमार हैं वो बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा पैसे का बर्डन आएगा, फिस्कल बर्डन आएगा। देखो 1919 में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस थी उससे जो डेथ होती थी इंडिया में वो 40% थी। अब वो अराउंड 3 क्वार्टर्स मतलब 75% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और बहुत अनफॉर्चुनेट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। इसको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है इस ट्रेंड को, और ये डेटा जो है आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से याद रखना है दैट 1919 में सिर्फ 40% जितनी भी डेथ होती थी वो होती थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण। अब वो जो नंबर है वो 75% हो चुका है। तो मतलब ये कितना बड़ा एक पेंडेमिक, एक एपिडेमिक इंडिया में बन के आ चुका है। अंडरलाइंग दीज राइजिंग शेयर्स आर ग्रोइंग रिस्क दैट आर कॉमन टू सेवरल एनसीडीज एंड दीज इंक्लूड, अब इससे क्या क्या, ये किन किन चीज़ों के कारण जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो बढ़ रही है? टोबैको यूज़ के कारण, अल्कोहल का ओवर यूज़ के कारण, देन ओबेसिटी या ओबेसिटी जो कि बैठे रहने के कारण, हम सबकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुकी है अब, तो उसके कारण जो ओबेसिटी है उसके भी जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं। जो डाइट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा या तो ट्रांस फैट्स हैं या फिर सैचुरेटेड फैट्स हैं, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं रिफाइंड फूड में, जैसे मैदा हो गया वो रिफाइंड है। तो लेकिन जो मोटा अनाज है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे मिलेट्स हैं, उनको लोग काफ़ी कम खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के वजह से जो ओवरऑल हेल्थ के चांसेस हैं डिटीरिएट होने के, और द चांसेस कि जो एल्डरली लोग हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाए, और या फिर जो ओवरऑल ये जो डिजीज़ हैं जिनके कारण कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, ये हमारी नॉन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के कारण ही हो रहा है। तो इसको मैनेज करना ज़रूरी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सजेस्ट करती है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए।
तो प्लीज़ इसको आपको ढंग से याद रख के चलना है। नेक्स्ट न्यूज़, स्टॉप द फ्री फॉल। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं इस एडिटोरियल के, वो ये बोल रहे हैं कि रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया एंड कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से गिर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे रिलेशंस जो फ्री फॉल में हैं उनको रोका जाए। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे पैरेलल्स कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया एंड चाइना दोनों ने एक डिसंगेजमेंट अग्रीमेंट साइन करा है डेप्सांग एंड डेमचौक रीजन्स के अंदर, जो बहुत बड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स थे। वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा डिसंगेजमेंट अग्रीमेंट साइन कर दिया है, जहाँ पे हम जो पेट्रोलिंग है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में करेंगे और जो दोनों साइड से जो वायलेंस है वो कम से कम होगा। तो जब चाइना, जिसके साथ हमारे एक बहुत बड़ा वॉर हो चुका है और छोटे छोटे कितने सारे बैटल्स हो चुके हैं, उसके साथ हम ऐसा अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। तो क्या कनाडा, जहाँ पे इतने सारे इंडियंस रहते हैं, हम दोनों यूके की कॉलोनी रह चुके हैं, दोनों ही बहुत ही फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज हैं, दोनों ही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेररिज्म, इन सारे इश्यूज से डील कर रही है और इन सारे इश्यूज की तरफ सेम पर्सपेक्टिव रखती है। हमारे पास इतने सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम कन्वर्जेंस की तरफ देख सकते हैं, लेकिन दो तीन मुद्दों के कारण, दो तीन इंसिडेंट्स के कारण जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम चाइना के साथ, जिसके साथ इतने वॉर्स हो चुके हैं, हम डिसंगेजमेंट साइन कर रहे हैं, और कनाडा के साथ, जिनके साथ हमारी इतनी सारी चीज़ें कॉमन है, हम उनके साथ रिलेशंस हमारे ख़राब हो रहे हैं। तो ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इसको इम्प्रूव करा जाए। डिप्लोमेटिक रो बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैज़ बिगन टू इम्पैक्ट द पीपल हु लिव इन द बोथ कंट्रीज। दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ इंडिया में भी है, कनाडा में भी है, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है इन रिलेशन डिटीरियोरेशन के कारण। द यूजुअल मैनर इन विच कनाडा मेड पब्लिक द अंडरस्टैंडिंग। सी, हुआ क्या था कि कनाडा ने एक पब्लिक ओवरऑल प्रेस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें उन्होंने अनाउंस करा था कि इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं एक कनेडियन सिटीजन की डेथ के लिए। तो एक पर्सन थे हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड थे और कनाडा के वो सिटीजन थे। तो कनाडा बोल रहा है कि हमारे सिटीजन की डेथ करवा दी गई इंडियन ऑफिशियल्स ने। डेफिनेटली इंडिया ने इसको डिनाई करा है, एंड बैकग्राउंड में अब नॉर्मल सिटीजन्स को तो पता नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बट पब्लिकली ये अनाउंस करना और जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एक ब्लेम करने की कोशिश करी, इससे ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है दोनों कंट्रीज़ का थोड़ा सा बदलता है, एंड जो रिलेशंस हैं उसके बाद डिटीरियोरेट होते जाते हैं। एंड तो द थिंग इज़ कि अब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की और कनाडा की भी, कि हम जो कन्वर्जेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करके रिलेशंस को इम्प्रूव करें। ऐसा क्यों? क्योंकि अराउंड 19 लाख पीपल जो है वो कनाडा में रहते हैं, जो कि अराउंड 4% है कनाडा की पॉपुलेशन के, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग कनाडा में रहते हैं उसमें से 19 लाख पीपल इंडियन ओरिजिन के ही हैं, जो कि कनाडा की पॉपुलेशन का 4% है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और कनाडा रिलेशंस कुछ टाइम से ख़राब हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस पर प्रीलिम्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इस डेटा पर, और मेंस में GS2 के अंदर इंडिया कनाडा रिलेशंस पे क्वेश्चन जब बनेगा तब आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कनाडा, द कनेडियन गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इंडियन डिप्लोमेट्स आर सिक्योर। ये भी एक कनाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि कनाडा में पोस्टेड हैं, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है कनाडा के गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया का जो डायस्पोरा एंगेजमेंट है मस्ट अनफेलिंगली रिफ्लेक्ट द मल्टी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द नेशन। जो हमारी अभी कंट्री में डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कनाडा के अंदर भी, और वो एक स्ट्रेंथ के जैसे अपने आप को सामने प्रेजेंट करनी चाहिए। इंडिया कनाडा बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड इज अराउंड $19 बिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेंस के पर्सपेक्टिव से। अगर GS2 में इंडिया कनाडा रिलेशंस पे क्वेश्चन आए, और आने के चांसेस अच्छे खासे हैं क्योंकि बहुत टाइम से ये न्यूज़ में है, तो इंट्रोडक्शन में आप यही चीज़ों को मेंशन करके अपने आंसर को स्टार्ट करते हो। तो $19 बिलियन इंडिया का और कनाडा का ट्रेड है। ये बढ़ने वाला था, लेकिन अब तक कोई ऐसे अग्रीमेंट साइन नहीं हुए हैं क्योंकि टेंशन्स दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी बढ़ गई है। इंस्टेड इंडिया एंड कनाडा हैव सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स में जहाँ पे इंडिया और कनाडा एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो गया, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत टाइम से है, हिस्टोरिकली है, 100-200 सालों से हैं। तो इनको मैनेज करना, उनको रिवाइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में।
और स्पेशली बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जब चाइना के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है तो कनाडा के साथ करना बहुत ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू डू इट विद चाइना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अ मिक्स्ड रिपोर्ट कार्ड ऑन IMEC। ये भी इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल है जहाँ पे बात की जा रही है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की। तो पहले इसका मैप देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे बात किस चीज़ की बात की जा रही है। देखो, अभी जो ट्रेड होता है वो कैसे होता है इंडिया और यूरोप के बीच में। यहाँ पे यूरोप आ जाता है, ठीक है। ये जो कंट्री है ये है इटली। ये जो पूरा रीजन है ये यूरोप का बाल्कन रीजन है, ठीक है। टर्की का टर्की का आधा पार्ट यूरोप में आता ही है। तो हमें अगर यूरोप पहुंचना है इंडिया से तो हम कैसे जाते हैं? अभी अभी हम कुछ नहीं करते। यहाँ से हमारी एक फेरी या फिर एक बहुत बड़ी बोट, कंटेनर शिप, कुछ भी हो सकती है, वो यहाँ से जाती है। फिर यहाँ पे है बाबेल मंडप, बाबेल बाबेल मंडप स्ट्रेट है यहाँ पे एक। इस स्ट्रेट से गुजरते हुए हम यहाँ पे एंटर करते हैं कहाँ पर? रेड सी में। ये क्या है? ये पूरा जो एरिया है इसको कहते हैं रेड सी। तो बेसिकली हम यहाँ से रेड सी से होते हुए ये जो पूरी कंट्री है ये है इजिप्ट। इजिप्ट के बीच में से जाती है एक कैनाल, और ये जो कैनाल है यही है सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल को क्रॉस कर देते हैं, फिर एक और वाटर बॉडी आ जाती है। ये जो पूरी वाटर बॉडी है ये है मेडिटेरेनियन सी, और उसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं ग्रीस, और ग्रीस हमारा एक एंट्री पॉइंट हो जाता है बाकी जो आगे यूरोप है उसके अंदर। तो अभी हमारा क्या तरीका है? हम इंडिया से निकले, फिर हम गए बाबेल मंडप स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए रेड सी के अंदर, रेड सी को क्रॉस करते हुए सुएज कैनाल के अंदर, उसको क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी, और फिर डायरेक्टली ग्रीस या फिर यूरोप। इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक और ये है कि ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फ्लिक्ट में भी है। देखो, यहाँ पे है इजराइल और इसी के पास है पैलेस्टीन। तो ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहता है। तीसरी और क्या प्रॉब्लम है कि जो सुएज कनाल है, यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना कंटेनर पोर्ट्स का, ये बहुत ज़्यादा है। सो द थिंग इज कि ये प्रॉब्लम्स हैं। चौथी चीज़, अगर कल को मान लेते हैं यहाँ पे कोई यहाँ पे एक और कंट्री है जिसका नाम है जिबूती। जिबूती एक कंट्री है जिसके अंदर चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, और अगर जिबूती के मिलिट्री बेस से चाइना ने ये जो चोक पॉइंट है जो आपको दिख भी रहा है ना यहाँ पे, ये जो चोक पॉइंट है इसको ब्लॉक कर दिया तो हम रेड सी के अंदर नहीं आ पाएंगे, तो सुएज कनाल को यूज़ करना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। सो द थिंग इज, इतने सारे रीजंस हैं जिनके कारण हमें एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी चाहिए, जिसके कारण हम हमारा जो एक्सेस है यूरोप तक उसको डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये जो रेड सी सुएज कनाल का रूट है इसको रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा, बट हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हम मल्टीपल ऑप्शंस हमारे के साथ रखेंगे। तो जो नया ऑप्शन निकल के आया है ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC कहीं लिखा होगा, कभी कभी आपको IMEEC भी देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही बात है। यहाँ पे क्या होगा? इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उससे हम जाएंगे इस तरह, और ये क्या है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक स्टेट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू हम UAE में एंटर करेंगे। हम एंटर कहाँ करेंगे? UAE में, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। उसके बाद सऊदी अरेबिया के थ्रू चलते 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 हम इसराइल में पहुंचेंगे। इसराइल से फिर मेडिटेरेनियन सी में जाके हम फिर यूरोप में पहुंच जाएंगे। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट है जो कि जिस पे काम चलेगा अब, ठीक है। अब देखो, इस रूट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये जो पूरा ट्रेड रूट है, ये पूरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें इसराइल भी है और इसमें अरेबियन या अरेबिक कंट्रीज़ भी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं या जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं उनका इसराइल के साथ रिलेशन एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा होना ज़रूरी है, वरना ऑब्वियसली जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये काम नहीं कर पाएगा। तो यही बात की जा रही है कि 2023 में, पिछले साल सितंबर को, ये IMEC लॉन्च हुआ था जब इंडिया में G20 समिट हो रही थी, और इस कॉरिडोर के कारण एक क्लेम किया गया है। क्या क्लेम किया गया है? ये जो क्लेम है ये आपको याद होना चाहिए। ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में भी आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनका ऑफिशियल क्लेम है। मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है IMEEC के ऊपर तो आपको ये पूरा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये पूरा डायग्राम नहीं, इसमें एटलीस्ट जो मेन रूट्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। एनीवे, सो क्या क्लेम्स है कि ओवरऑल जो टाइम है ना ईस्टर्न और वेस्टर्न नोड से पहुंचने में, मतलब नोड का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ग्रीस है और मुंबई है, सो ग्रीस और मुंबई से पहुंचने में जितना टाइम लगता था वो 40% कम हो जाएगा, और जितना पैसा लगता था, कॉस्ट आती थी,
वो 30% कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अरब कंट्रीज़ और इसराइल के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हों। लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर 7 के बाद जो इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है वो वापस रिवाइव होता है, जिसके कारण इसराइल एंड अरबिक कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो डिटीरियोरेट होना चालू हो जाते हैं। ये जो क्राइसिस है ये पूरे वेस्ट एशिया में अब फैल चुका है। और वेस्ट एशिया क्या है? ये जो पूरा रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको कहते हैं मिडल ईस्ट। लेकिन क्योंकि मिडल ईस्ट इनको कौन बोलते हैं? यूरोपियंस या फिर अमेरिकन्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन इंडिया के परस्पेक्टिव से तो ये एशिया के वेस्ट में आता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट एशिया। ठीक है, हम इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो इसको मिडल ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? एक बहुत टेम्पररी पॉज आ चुका है इस बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंदर। और जो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन है उन्होंने तो कोई प्रोग्रेस अभी चालू भी नहीं करी है। ये जो पूरा कॉरिडोर है इसमें यूएई से कनेक्टिविटी की भी काफ़ी ज़रूरत है। जैसे हमने देखा कि यहाँ से क्रॉस करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चले जाएंगे। एटलीस्ट ये वाला जो पोर्शन है IMEEC का उस पर तो काफ़ी काम हो रहा है। और इसका जो फाउंडेशन है वो 2 साल पहले था, जब 2022 में यूएई एंड इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया था जिसको बोला गया था कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो ये जो CEPA था इसके थ्रू हमने ये नोटिस किया है कि जो हमारा ओवरऑल जो बायलैटरल ट्रेड है वो $83 बिलियन हो चुका है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेटा है, मेंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है। आप दो चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, एक तो कि 2020 से 2024 तक जो दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड है ना वो 2 गुना बढ़ चुका है। देखो यहाँ पे लिखा है 43, तो ये 43 याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना कि पिछले 4 साल में जो यूएई और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड है वो 2 गुना बढ़ चुका है। और अभी कितना है? $83 बिलियन। ये ज़रूरी है डेटा आपको याद रखना मेंस के लिए। और ये जो 2 गुना बढ़ चुका है ये जो ट्रेंड है ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्रोइंग इज दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड बास्केट। और क्या है? इंडिया और यूएई यूजुअली ऑयल बेस्ड ट्रेड ही करते थे, लेकिन अब जो नॉन ऑयल ट्रेड है वो भी बढ़ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़, बट बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और डाइवर्सिफाइड गुड्स के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। रिसेंटली इंडिया और यूएई ने एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर भी लॉन्च करा है। ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर कुछ नहीं है, बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जितने भी ये कंट्रीज़ हैं जो IMEC का पार्ट हैं ये डेटा शेयर कर पाएंगे, जो इम्प्रूवमेंट्स हुई है या जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में एक दूसरे से वो डिटेल शेयर कर पाएंगे एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कर पाएंगे। ये एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये टर्म प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर अभी किस कंट्रीज ने लॉन्च करा है और क्यों करा है। करा यूएई और इंडिया ने है, और करा है IMEC को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की जहाँ पे सीमलेसनेस डेटा शेयरिंग हो सके। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जितने भी मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके कारण जो IMEC है इस पे जो ग्रोथ है इसकी वो थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। ये ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं और ये खैर ग्राउंड रियलिटी भी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। गवर्नमेंट साइट्स 17 रीजंस टू कैंसिल FCRA रजिस्ट्रेशन। सो ये जो न्यूज़ है इन इट सेल्फ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कारण जो FCRA है ये न्यूज़ में आ चुका है। तो अब ऐसे जो एक्ट्स हैं पुराने वो अगर न्यूज़ में आ जाते हैं तो उन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार न्यूज़ क्या है। सी जो FCRA एक ऐसा एक्ट है जो कि 1976 में आया था और होम मिनिस्ट्री ही इस पे वर्क करती है। FCRA का मतलब है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो इंडिया में बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी ऐसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट का काम करती है। और NGOs का तो बहुत बड़ा रोल इसलिए भी है क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना उनको इम्प्लीमेंट करने में भी जो NGOs हैं वो गवर्नमेंट की भी मदद करते हैं। ठीक है, तो NGOs आम जनता की भी मदद करते हैं, गवर्नमेंट की भी मदद करते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ कि NGOs के पास पैसा ओरिजिनली नहीं होता, तो NGOs के पास आता है डोनेशन। इस डोनेशन से ही वो क्या कर पाते हैं, इस जो भी वो काम कर रहे हैं वो इन डोनेशन से ही कर पाते हैं। बट ये डोनेशंस आ कहाँ से रहे हैं, ये डोनेशंस आ क्यों रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सपोज कोई डोनेशन पाकिस्तान से इंडिया में आता है, ठीक है, तो उस डोनेशन से सपोज लेट अस से कोई एनिमी कंट्री है जो कि इंडिया में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहती है। तो मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ।
तो वो क्या करेंगे एनिमी कंट्री, इंडिया में एक बहुत ही छोटा सा एनजीओ खुलवा देंगे 3-4 लोगों से मिलके, और ये बहुत ही फेक एनजीओ होगा, ठीक है, मतलब ये कुछ करेगा नहीं ग्राउंड पे, बट ये एनजीओ बन चुका है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वो एनजीओ के नाम से वो जो एनिमी कंट्री है इंडिया में फंडिंग भिजवाएगी। इस फंडिंग को यूज करके इंडिया में फिर इंस्टेबिलिटी फैलाई जा सकती है, और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी कैसे फैल रही है, क्योंकि ये पैसा तो एनजीओ के पास आ रहा है, और एनजीओ का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट की मदद करना और आम लोगों की मदद करना। सो द थिंग इज कि एक बहुत ही अच्छे कॉज को मिसयूज करके इंडिया में पैसे चाहे पैसे ना आ पाए, और एनजीओ का जो ये रूट है इसको यूज करके इंडिया में इंस्टेबिलिटी ना फैलाई जा सके, इसलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया था 76 के अंदर, कंसर्न्स अबाउट फॉरेनर्स इंटरफेरेंस इन इंडियाज अफेयर्स, सिंपल। तो जो फॉरेन डोनेशन इंडिया में आते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था। एंड ऐसे ही अभी 17 रीज़न दिए हैं कुछ एनजीओस को का जो रजिस्ट्रेशन है उसको हटाने के लिए। एक्चुअली ये है जो एनजीओ हैं जिनको कंट्री के बाहर से अगर डोनेशन चाहिए तो उनको एफसीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ एनजीओज हैं जो थोड़े से शेडी हैं, जिनकी जो फंक्शनिंग है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की वहाँ पे कमी है, तो उनका वो रजिस्ट्रेशन रिवोक कर देती है ताकि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ना ले पाएँ। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, और होम मिनिस्ट्री जो है वो इसमें इस पूरे एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ था जहाँ पे जो एक लिमिट थी कि कितना कंट्रीब्यूशन जो कि बाहर से आया किसी एनजीओ के पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में यूज़ किया जा सकता है, तो वो जो लिमिट है 50% से 20% कम कर दी गई थी। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एफसीआरए अब न्यूज़ में है तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। इन बाकू ब्रेक थ्रू कॉप क्लियर्स कार्बन क्रेडिट ट्रेड। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है। कल भी और पिछले कुछ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने देखा है और ये समझा भी है कि कॉप जो अभी 29 हो रही है ये क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होगी। इनफैक्ट कार्बन क्रेडिट के बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ये जो पर्टिकुलर UNFCCC मतलब क्लाइमेट चेंज को स्लो करने के लिए और उससे डील करने के लिए ये एक बॉडी है जो कि हर साल मिलती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के थ्रू, और उसकी ये 29th मीटिंग थी और ये है बाकू के अंदर। बाकू एक सिटी है अज़रबैजान एक कंट्री के अंदर, और ये जो अज़रबैजान कंट्री है ये बेसिकली सेंट्रल एशिया के अंदर आती है। एंड ये जो कंट्री है ये कास्पियन सी के पास है, कास्पियन सी से लगती हुई ये कंट्री है। ये 2-3 चीज़ें आपको ज्योग्राफी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ये प्लेस इन न्यूज़ बन चुकी है। एनीवे अब चलते हैं ये न्यूज़ क्या बात कर रही है। न्यूज़ बात कर रही है कि इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के अंदर या अभी जो COP29 चल रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट जो ट्रेड है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, उसके जो अच्छे रूल्स हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन ट्रेड क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज एक कंपनी है जिसने लिमिट से ज़्यादा कार्बन का एमिशन कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि आप इतना ही कर सकते हो, लेकिन इस कंपनी ने उससे ज़्यादा कर दिया, ठीक है। एक और दूसरी कंपनी है या दूसरी कंट्री है जिसने लिमिट से काफ़ी कम एमिशन करा है, तो क्योंकि ये दूसरी कंपनी ने लिमिट से कम एमिशन करा है तो गवर्नमेंट इसको कार्बन क्रेडिट दे देती है एज अ रिवॉर्ड के रूप में, गिफ्ट के रूप में वो इस दूसरी कंपनी को कार्बन क्रेडिट दे देगी। और ये जो पहली कंपनी है इसने एमिशन ज़्यादा कर दिया है, तो अब कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा एमिशन करेगी तो क्या होगा, उस पर कार्बन टैक्स लगेगा। क्या लगेगा उस पर, कार्बन टैक्स। तो ये जो पहली कंट्री है या पहली कंपनी है वो क्या करेगी, दूसरी कंपनी को बोलेगी देखो तुम्हें जो कार्बन क्रेडिट मिला है ना, मैं तुमसे कार्बन क्रेडिट खरीद लेता हूँ। तो पहली कंपनी दूसरी कंपनी को पैसे देगी और उससे जो कार्बन क्रेडिट है ये खरीद लेगी। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो पहली कंपनी है उस पर कार्बन टैक्स अब नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो कार्बन टैक्स क्या होता है, उसको सरकार को पैसे देने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली कंपनी ने ये जो पैसे हैं ये दूसरी कंपनी को दे दिए। ये जो दूसरी कंपनी है इसको क्या फ़ायदा हुआ कि इसने जो कार्बन एमिशन कम किया था इसके बदले इसको पैसा भी मिल गया। तो मतलब एक मॉनेटरी इंसेंटिव यहाँ पे बन चुका है जो कि कंपनीज को इंसेंटिवाइज करेगा, पुश करेगा कि वो कम से कम कार्बन को एमिट करेंगे, क्योंकि उससे उनको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे जिसको वो कार्बन मार्केट पे बेच के पैसे कमा सकते हैं। सिंपल।
तो ये जो अग्रीमेंट है कि कार्बन मार्केट किस टाइप का है, जो CO2 एमिशन है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो चुकी है इस अग्रीमेंट में, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ठीक है, तो फाइनलाइज हो चुका है। एक्चुअली ये जो कार्बन क्रेडिट की बात है ये पेरिस अग्रीमेंट में ही हो चुकी थी। पेरिस अग्रीमेंट क्या है, 2015 में जब कॉप, अभी जो 29th चल रही है ना, वो 21st मीटिंग थी उसके अंदर पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे आर्टिकल 6 के अंदर कार्बन मार्केट की बातें मेंशन थी। इतना आपको पता होना चाहिए। तो जो कार्बन मार्केट है वो आर्टिकल 6 के अंदर मेंशन था पेरिस अग्रीमेंट के अंदर ही, लेकिन अब 2024 में जाके वो अच्छे से स्टैंडर्डाइज हुआ है और उसकी पूरी जो रेगुलेशंस है वो निकल के आई है और उसका जो अग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हुआ है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आर्टिकल 6 ये जो टर्म है ये अभी न्यूज़ में था, बताओ क्यों न्यूज़ में था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डेफिनेटली अब आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये कार्बन मार्केट जो मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड एक टर्म है। देन आर्टिकल 6 जो है उसके छोटे छोटे सब सेक्शन है। आर्टिकल 6.2, आर्टिकल 6.4। आर्टिकल 6.2 बताता है कि कैसे दो कंट्रीज आपस में कार्बन ट्रेड कर सकती है, और आर्टिकल 6.4 बताता है कि ग्लोबल कार्बन मार्केट में जो एक कंट्री है वो सारी कंट्रीज के साथ मिलके कार्बन ट्रेड कर सकती है। बस यही चीज़ है कि जिसमें जो कंपनीज हैं वो एक दो कंट्री के साथ ट्रेड कर पाए अपना कार्बन क्रेडिट, या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज अवेलेबल है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है उनको, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट मिल रहा है उसको वो खरीद सके या बेच सके। तो ये ग्लोबल कार्बन मार्केट जो है वो फॉर्मलाइज हो चुका है, एंड आर्टिकल 6 की जो नेगोशिएशन है वो फाइनलाइज हो चुकी है, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है नेशनल क्लाइमेट प्लान्स को रिड्यूस करने की वो $250 बिलियन पर ईयर कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी तो कोई इंसेंटिव मिल भी नहीं रहा ना किसी भी कंपनी को कार्बन कम एमिट करने के बाद, और कोई कंपनी अगर ज़्यादा कार्बन एमिट कर रही है तो उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी भी नहीं है। लेकिन ग्लोबल कार्बन मार्केट से क्या होगा, ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी और इंसेंटिवाइज करा जाएगा इसके थ्रू कंपनीज को अपना कार्बन एमिशन कम करने के लिए। और जो कंट्रीज़ हैं इन जनरल, हर कंट्री का एक प्लान है कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज से डील करेंगी, तो उस पूरे प्लान में जो उनकी कॉस्ट आ रही थी वो $250 बिलियन पर ईयर के रेट से कम होने जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। CO2 एमिशन सेट टू राइज 0.8% दिस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि इसमें इंडिया का जो डेटा है वो आपको याद रखना है। तो एक स्टडी की गई है जिससे पता चला है कि जो कार्बन एमिशन है वो 2024 में 0.8% बढ़ गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। ये जो राइज था ना, अब इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि ये जो राइज है 0.8% का, ये पिछले साल 1.2% था। ठीक है, तो मतलब 2022 में जितना कार्बन एमिशन हुआ था उसका उसका 1.2% ज़्यादा एमिशन 2023 में हुआ था। लेकिन 2024 में जो कार्बन एमिशन हुआ है वो 2023 से 0.8% ज़्यादा है। मतलब जो राइज है ना, देखो राइज तो है क्योंकि पॉजिटिव ही है दोनों का साइन, लेकिन एटलीस्ट जो राइज या ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। 1.2% था, अब 0.8% है। ठीक है, तो जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ा तो है, लेकिन 2023 में जितना बढ़ा था एटलीस्ट उससे तो थोड़ा सा कम बढ़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देन 2023 के अंदर जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं कार्बन एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है चाइना जो 31% एमिट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स जो 13% एमिट करता है, और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया जो कि 8% एमिट करता है। ये तीनों डेटा अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नंबर्स पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, स्पेशली वो नंबर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई रैंडम ग्रोथ रेट का डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, वो चीज़ें आपको मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रीलिम्स में ये जो नंबर है, जो इंडिया की रैंक है कि किस नंबर पे इंडिया आता है कार्बन एमिट करने में और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का ग्लोबल कार्बन एमिशन में, वो डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो जो 8% है ये तो आपको ध्यान रखना है, और चाइना 31% करता है और वो नंबर 1 है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इंडिया हो गया और जो यूरोपियन यूनियन हो गया, इन चारों को मिला दे तो अराउंड 60% ग्लोबल कार्बन एमिशन यहीं से हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि जो पर कैपिटा एमिशन है वो 1.3 टन था पूरे ग्लोबल का। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया नंबर 3 पे आता है टोटल कार्बन एमिशन करने में, लेकिन इंडिया में जो लोग हैं, जो पीपल है, वो भी तो बहुत ज़्यादा है ना। देखो यूएस जो है इंडिया से
ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे यूएस वर्ल्ड का 13% कार्बन यूएस ही एमिट कर रहा है, लेकिन यूएस में जितने लोग हैं वो इंडिया के 1/4 हैं, मतलब 1/4 पॉपुलेशन है यूएस की इंडिया से। ठीक है, तो क्या ये फेयर है? क्या ये एक अच्छी बात है कि हम यूएस और इंडिया को कंपेयर करें यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यूएस इंडिया से ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहा है, जबकि उसकी पॉपुलेशन इंडिया की 1/4 है। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है ना, इसको भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा, और वो देखा जाए तो वही आता है पर कैपिटा एमिशन। और इंडिया का पर कैपिटा एमिशन देखो, ग्लोबल एमिशन कितना है 1.3, और इंडिया का पर कैपिटा एमिशन कितना है 0.6, बहुत कम है, ग्लोबल एमिशन का आधा है। ये अच्छी बात है और इसको हमें मेंटेन रखना है फ्यूचर में, और हो सके तो कम ही करना है। तो ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड जो CO2 जो है एटमॉस्फेयर में, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 52% पहुंच चुकी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू होता है एक्चुअली, तभी के बाद फॉसिल फ्यूल को इतना बर्न करा जाता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो CO2 का लेवल था एटमॉस्फेयर में, आज उसका 52% ज़्यादा है। अगेन ये नंबर भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जितना भी डेटा मेंशन है ये ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड वाइज क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। साइंटिस्ट अनकवर मिक्सअप अबाउट यूरेनस। ये एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि वोएजर 2 एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको नासा ने लॉन्च करा था। ये भी ज़रूरी है आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वोएजर 2 क्या है, इसको किसने लॉन्च करा था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि वोएजर 2 को लॉन्च करा गया था कि वो जो सोलर सिस्टम है उसको पढ़ेगा, उसके बाद सोलर सिस्टम को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, आगे चले जाएगा, और आगे जाने के बाद वो फिर जो आउटर स्पेस है उसमें वो डेफिनेटली डेटा कलेक्ट करेगा और उसको ऑब्जर्व करेगा। यही वोएजर 2 का एक एम था। हुआ क्या था, जब ये आउटर स्पेस में जा रहा था तो सोलर सिस्टम के जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं उनके पास से वो एक फ्लाई बाय करके गया। मतलब यहाँ पे यूरेनस था तो उसको, और ये जो वोएजर 2 है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यूरेनस के पास से घूम के वो चला गया। तो यूरेनस की भी इसने कुछ पिक्चर्स ली थी और इसका भी कुछ डेटा कलेक्ट करा था। तो साइंटिस्ट को अभी पता ये चला है कि जब यूरेनस का वो डेटा कलेक्ट कर रहा था और यूरेनस के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटोस्फेयर है, जैसे अर्थ का है, अर्थ का भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ऐसे यूरेनस की भी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैग्नेटोस्फेयर बोला जाता है। हुआ क्या था उस टाइम की सन जो है, सन की चल रही थी बहुत तेज सोलर विंड्स। ये सोलर विंड्स अर्थ विंड जैसे नहीं होती। सोलर विंड का यहाँ पे मतलब है कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स सन जो है कुछ कुछ टाइम में निकलता रहता है, इजेक्ट करता रहता है। तो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप, बहुत ही बड़ा गुच्छा चार्ज पार्टिकल्स का सन का वो छोड़ा सन ने उस टाइम पर, और वो यूरेनस से टकराया। यूरेनस से टकराने के बाद क्या होता है, जो यूरेनस का मैग्नेटोस्फेयर है ना, ये जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो एक स्फेयर बना हुआ है उसके अराउंड, इसको वो थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स आके मैग्नेटोस्फेयर से टकराते हैं, तो उसके कारण जो यूरेनस का मैग्नेटोस्फेयर था वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी टाइम जो ये वोएजर 2 है फ्लाई बाय करके जाता है इसके पास से, तो हमें जो डेटा भेजा ना वोएजर 2 ने, वो ये भेजा कि यूरेनस का जो मैग्नेटोस्फेयर है वो काफ़ी थिन है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो थिन सिर्फ उसी टाइम के लिए था, एक्चुअली वो काफ़ी थिक है। बस यही एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, और यही एक न्यूज़ है। ठीक है, तो 20% उसका जो वॉल्यूम था मैग्नेटोस्फेयर का वो कम हमने नोटिस किया था, बट एक्चुअली वो 20% ज़्यादा है। तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव अ गुड डे।